Hello students, in this session we will discuss about the beverages of India. तो सबसे पहला बीवरेज जो ध्यान में आता है वो है टी। और टी जो है एक ट्रॉपिकल साथ ही साथ टेम्परेट जोन का प्लांट है। टी लीफ और उसके जो स्प्राउट्स हैं उन्हें प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद उसे पाउडर करके और स्मॉल लीव्स जो है वो पीने के लिए यूज़ की जाती हैं। कहाँ पे फेवरेबल कंडीशन क्या है और कहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाया जाता है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, यही याद रखना है कि उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या क्या है और सबसे ज़्यादा उसे कहाँ पर उगाया जाता है। कॉफ़ी की अगर बात करें तो कॉफ़ी भी स्लोप्स जो है माउंटेन स्लोप्स पे उसे उगाया जाता है और जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके शेड्स में ज़्यादातर इसे उगाया जाता है ताकि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े इसके ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक या फिर फेवरेबल कंडीशन आपको दिया गया है। कुर्ग एरिया ऑफ कर्नाटका इज़ अ वेल नोन रीजन फॉर कॉफ़ी प्रोडक्शन। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, कोको it is produced or it is prepared out of the seeds of the cocoa fruit and it is a beverage of course. chocolate is prepared from cocoa, इसमें से चॉकलेट बनता है। कहाँ पे ज़्यादा होता है ये, तो केरला कर्नाटक, अगेन साउथ पार्ट ऑफ इंडिया। कैश क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो कॉटन जो है उसे कैश क्रॉप में गिना जाता है। क्योंकि कॉटन जो है काफ़ी सारी चीज़ों में उपयोग में आता है। कॉटन डायरेक्टली यूज़ होता है, कॉटन को हम एडिबल ऑयल भी उसमें से निकाल सकते हैं प्रोसेस करके। इंडिया जो है वर्ल्ड लेवल पे सेकंड प्लेस पे आता है प्रोडक्शन में, यूसेज में और एक्सपोर्ट में। ठीक है, कॉटन बिना सीड्स के भी कॉटन के प्लांट में से कॉटन मिलता है। इस कॉटन को वाइट गोल्ड कहा जाता है। अब इसमें से आपको गिव रीज़न पूछा जा सकता है कि वाई इज कॉटन नोन एज वाइट गोल्ड इन इंडिया, सो यू विल हैव टू राइट द आंसर। फेवरेबल कंडीशंस आर ऑल्सो गिवन टू यू एंड ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड कॉटन सॉइल, यू रिमेंबर दैट, राइट? सो ब्लैक सॉइल इज फेवरेबल फॉर हियर, फेवरेबल फॉर cotton crop, so you will have to remember that. Major cotton producing states, of course our Gujarat comes first here, so you will have to write Gujarat there. See, the map is given to you. Here important is jute because majority time सबसे ज़्यादा बार जूट पूछा हुआ है कि सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। बट इम्पॉर्टेंट दोनों ही है क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बार जो पूछा जाए वही पूछे। ठीक है, तो इसीलिए आपको रीजन्स जो है वो याद रखने पड़ेंगे। शुगर केन की बात करें तो ये भी मेजर क्रॉप है इंडिया में और मैक्सिमम शुगर केन जो है वो इंडिया में उगाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। प्रोडक्शन के मामले में इंडिया सेकंड आता है और शुगर, गुड़, खांडसरी ये सारी चीज़ें इसमें से प्रोड्यूस होती है। क्या क्या उसके फेवरेबल कंडीशन है वो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश इज़ एट दी टॉप, ओके, बट किसमें, एरिया सोन में, और महाराष्ट्र जो है वो प्रोडक्शन में आगे आ जाता है। जूट की अगर बात करें तो जूट के बहुत सारे उपयोग हैं, बहुत सारे, उसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम ऑफ जूट इन द होल वर्ल्ड। साथ ही साथ उसे क्या क्या बनाया जाता है और उसका फेवरेबल कंडीशन क्या है वो आपको दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो गंगा डेल्टा इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, टोबैको इट इज़ अ खारिफ क्रॉप, अगेन आपको इसकी फेवरेबल कंडीशन दिए हुए हैं। सॉइल डिसाइड करता है कि टोबैको कल्टीवेशन कैसा होगा। मेजर 4 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जो है उनमें इंडिया भी शामिल है, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया एंड यूएसए। ठीक है, टोबैको से क्या क्या बनता है और क्या पूरा अबाउट 80% ऑफ बीडी टोबैको ऑफ इंडिया इज़ प्रोड्यूस्ड इन गुजरात, सो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ इट। रबर क्या है, तो रबर के बारे में आपको बताया है कि रबर जो है मिल्क ऊजिंग आउट ऑफ लेटेक्स ट्री, लेटेक्स ट्रीज़ में से जो मिल्क बाहर आता है उसके साथ एसिटिक एसिड को मिक्स किया जाता है और फिर उसे लो टेम्परेचर पे हीट करके रबर पाया जाता है। तो रबर से क्या क्या बनता है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कि टायर, ट्यूब, ये सब रबर से बनाया जाता है। कहाँ पे, तो मलेशिया जो है वो फर्स्ट आता है वर्ल्ड में रबर प्रोडक्शन में। इंडिया में केरला, तमिलनाडु, अगेन द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया। मेडिसिनल कंडिमेंट्स एंड स्पाइसेस, गुजरात फर्स्ट आता है इन द प्रोडक्शन ऑफ क्यूमिन सीड, फेनल सीड एंड इसबगुल इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की बात हो रही है, इंडिया की नहीं। गुजरात रैंक्स फर्स्ट इन वर्ल्ड। बिसाइड्स दिस, उसके अलावा बाकी सारी ये सारे जो कंडिमेंट्स हैं उनके नाम दिए गए हैं। इंडिया का कंट्रीब्यूशन 35% है इन द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ कंडिमेंट्स। यहाँ पे बहुत सारे तरीके के कंडिमेंट्स मिलते हैं, वो आपको सारे नाम दिए गए हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इंडिया रैंक सेकेंड आफ्टर चाइना इन टर्म्स ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन। बहुत सारे फ्रूट्स यहाँ पे पाए जाते हैं और
ज़्यादातर इसे पूछा नहीं जाता है, इसलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। रिफॉर्म्स क्या क्या एग्रीकल्चरल सेक्टर में आए, टेक्निकल रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो जो नए तरीके के उपयोग में लिए जाने वाले मशीनरीज़ जो फार्मर्स तक पहुंचाए गए उसे टेक्निकल रिफॉर्म्स कहते हैं। तो उसमें क्या क्या हुआ, तो पहले जो फार्मर्स लेदर बकेट यूज़ किया करते थे, वाटर व्हील यूज़ किया करते थे, ना उनके पास सबमर्सिबल पंप्स आ चुके हैं, मोनोब्लॉक पंप्स आ चुके हैं, तो उनके लिए ये आसान हो गया है। केमिकल फर्टिलाइज़र्स जैसे कि डी, एमोनिया, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें अब यूज़ की जाने लगी हैं। फार्मर्स को रेडियोज़ के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, किसान चैनल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू काफ़ी सारी जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने वेब पोर्टल्स भी फार्मर्स के लिए, जो कि पढ़े लिखे फार्मर्स हैं, जिनको नॉलेज है, जिनको पैशन है, उनके लिए आई खेडूत और मोबाइल ऐप जैसे कि एग्री मार्केट ये चालू किया गया है। साथ ही साथ आए दिन नए नए रिसर्चेस हो रहे हैं, नई नई टेक्निक्स ढूंढी जा रही है ताकि फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस दिलवाया जा सके। ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। जो भी नई जानकारी है वो एग्रीकल्चरल फेयर्स के थ्रू फार्मर्स तक पहुंचाई जाती है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ भी अब इस्टेब्लिश होने लगी है गुजरात में और साथ ही साथ बाकी के अलग अलग स्टेट्स में। इसके अलावा ICAR और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन आर एक्टिव नाउ एट नेशनल लेवल ऑल्सो। ये हो गए टेक्निकल रिफॉर्म। अब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, अगर हम पेपर पे बात करें, लॉज क्या बनाए हैं, फार्मर्स को फिनेंशियली हेल्प देने के लिए, लोन प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तो उसके बारे में तो गवर्नमेंट ने हैज़ डिस्कार्डेड द लैंडलॉर्डिज्म, जो ज़मींदारी सिस्टम था उसे पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया है। डिस्पैरिटी जो लैंड की थी बड़े बड़े फार्मर्स और छोटे छोटे फार्मर्स के बीच, उसे रिमूव करने की कोशिश की गई है लैंड सीलिंग एक्ट के थ्रू। किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया है। इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, जो क्रॉप्स, प्रधानमंत्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के तहत क्रॉप अगर फेल हो जाता है तो उन्हें फिनेंशियल हेल्प भी मिलती है, लीगल सपोर्ट उन्हें दिया जाता है, उनका जो प्रोड्यूस है उसका ओपन ऑक्शन किया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मार्केट एसोसिएशन, इन सब के थ्रू उन्हें हेल्प प्रोवाइड की जाती है। नाफेड, ग्रोफेड एंड NDDB, दीज आर दी ऑर्गेनाइजेशन जो कि परचेज करती है फार्म प्रोडक्ट एट दी सपोर्ट प्राइसेस। सो दिस इज़ द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में इंडिया में हुआ था। उसके पहले ऐसा टाइम था कि हमें जो अपना एग्रीकल्चर है वो बाहर से मंगवाना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था। बट ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम एक एग्रीरियन कंट्री होने के नाते अब ना सिर्फ खुद के पॉपुलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ना सिर्फ बुफे पूरा सिस्टम अपने पास रख रहे हैं, साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज़ हुआ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में। मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने का था और इसीलिए फार्मर्स को केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड यूज़ करने के लिए और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। अब हमारे पास रिकॉर्ड प्रोडक्शन है वीट और पैडी का। स्केर्सिटी जो फूड ग्रेन्स की है बिल्कुल भी नहीं है इस समय। हमारे पास सफिशिएंट स्टोरेज है। ड्राउट जो है उसके नाम से ही बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी पहले लोगों को, क्योंकि वो रेगुलर इंटरवल पे आता था। बट अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बफर स्टॉक जो है वो आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। सेल्फ सफिशिएंसी है अब हमारे फूड ग्रेन्स में। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या रोल है, तो आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। 17% GDP का हिस्सा है। पैडी, वीट, ऑयल सीड ये सब एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज में भी उसका हिस्सा है। इंडिया सेकंड आता है वर्ल्ड में इन एग्रीरियन प्रोडक्शन। इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, शुगर, ये सारे एम्प्लॉयमेंट देने में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड थ्रू द पीपल ऑफ इंडिया। फूड सिक्योरिटी जो है एक नेसेसरी स्टेप है और वो इंडिया में लिया गया है 1951 में, जब हमारी पॉपुलेशन 36 करोड़ थी, 36 करोड़ 10 लाख। आज वो 125 करोड़ 135 करोड़ है। ये जो है इसकी वजह से डिमांड इंक्रीज़ हो गई है फूड ग्रेन्स की। बट हमारे फूड ग्रेन्स पे भी अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है, जो कि 51 करोड़ टन हुआ करता था, आज 265 करोड़ टन। इस वजह से आसानी से बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया जा सकता है, बफर स्टॉक मेंटेन किया जा सकता है। गवर्नमेंट इसीलिए अंत्योदय स्कीम्स जैसे और फेयर प्राइस शॉप्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन सब के थ्रू लोगों को खाना खिलाती है।
ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी इजी बन गया है। हम लोग अलग अलग तरीके के हाइब्रिड सीड्स यूज़ कर सकते हैं और हमारा प्रोडक्शन जो है उसे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हमें अपने इंडियन एग्रीकल्चर को पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करने का। तो इस तरह से हमारा ये 10th चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। ओके, होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। टेक केयर एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।